साल 2005 मुख्तार अंसारी के कह सकते हैं एक चरम पर पहुंचना जराइम की दुनिया में, एक तस्वीर आना खुली जीप में AK-47 लहराना, और 2005 में ही एक खबर का आना जिसका वास्ता सीधा सीधा वास्ता शायद पीयूष राय बहुत छोटे रहे होंगे। क्या उम्र रही थी आपकी पीयूष जब आपको पता चला कृष्णानंद राय जिनके आप बेटे हैं और अलका राय जिन्होंने 2 बार विधायकी भी जीती और संघर्ष किया, 14 साल से लगाए 20 साल तक की लड़ाई, 14 साल तो मोटा मोटी आप लोगों ने लड़ाई लड़ी ही लड़ी, हर सरकार बदलते देखा, इमोशंस अप्स एंड डाउन होते रहे, और 2005 के बाद आज का दिन। सबसे पहले पीयूष कितने बड़े थे तभी आप? जब मैं उस समय क्लास 12th में था और मेरी उम्र करीब 17 साल के दरमियान की थी। 16 साल का मैं हो चुका था और ज़रूर काफ़ी 19 साल हो गए इस हत्याकांड को, और ये एक अप्स एंड डाउन्स से ज़्यादा जो त्याग, तपस्या और उसके पीछे जो संघर्ष रहा, क्योंकि एक अपराधी से लड़ना कहीं ना कहीं आसान हो जाता है, लेकिन जो सरकारें इनको परिश्रय दे रही थी उसके तंत्र से लड़ना काफ़ी कठिन होता है। तो मेरी माताजी अक्सर उस समय जब मैं डिमोरलाइज हुआ करता था तो मुझसे कहती थी कि आप न्यायपालिका के सतत प्रयास में अपनी जो भूमिकाएं हैं उसको करते रहिए, कभी न कभी भगवान की जब लाठी बजेगी तो उसकी आवाज़ भले ना सुनाई दे लेकिन गूंज बहुत दूर तक जाएगी। आज जब सुबह मैं माताजी को दर्शन कराने बाबा काशी विश्वनाथ लेके जा रहा था तो माताजी ने वही एक बात फिर से कही कि आज गूंज बहुत दूर तक जा रही है। जिस एज में रहे होंगे उसे टीनेज कहा जाता है, उस वक्त सारे रेज, सारे अग्रेशन बहुत टॉप पे होते हैं। कैसे संभाला रहा होगा आपने, माँ को भी संभाला होगा, और आपको उस वक्त डर भी लगा होगा कि ये कब खत्म होगा, और सोचा था कि आज का दिन इस तरीके से कुछ रिकॉल कर पाते हैं? जैसे ये तो आज का दिन कभी नहीं सोचा था, क्योंकि कभी ये नहीं लगता था कि एक ऐसा व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश की सरकार में आएगा जो इतने अपने इंटेंशंस और अपने इरादों में इतने क्लियर होगा कि कोई अपराधी हो, किसी भी जात धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसे अपने आदरणीय पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं। मुझे याद है मेरे पिताजी के बाद हम लोग बाबा अवैधनाथ जी उस समय जिंदा थे, मैं और मेरी माता जी उनके दर्शन के लिए गए थे। उन्होंने एक बात उस समय हम लोगों को एज अ गार्जियन एक बात कही थी कि समय का चक्र का एक सबसे बड़ा खेल ये है कि ये हमेशा गोल है, और एक चक्र आज तुम्हारे साथ चल रहा है, एक चक्र आएगा जो उसके साथ भी होगा। इंतज़ार करो, अपनी जो भी भूमिकाएं हैं इस समय के अनुसार उसको अपने समय से लगाओ, और उन भूमिकाओं के साथ कभी धोखा मत देना और सतत प्रयास करो, भगवान न्याय करेगा। और आज वही मेरी और मेरी माता जी को बाबा जी का आशीर्वाद याद है कि आज वही समय का पहिया जो गोल है आज घूमा है। आज उनके बच्चे भी वही महसूस कर रहे होंगे जो 2005 में मैंने महसूस किया। आज उनकी पत्नी भले ही वांटेड है लेकिन वो भी वही महसूस कर रही होंगी जो मेरी माता जी ने महसूस किया। तो ये समय का खेल है और समय का जिस तरीके से 400 राउंड की फायरिंग और ये सारी जो उन चीजों को अब तो शायद लास्ट टाइम ही आप याद करके, और जिसे कहते हैं बरियल, अब दबा दिया है, वो वाली बात रही। और इस बीच में जितने लोगों में कहते हैं जितने लोगों ने बुरे वक्त में साथ दिया वो भूलता नहीं है। किस किस ने साथ दिया? देखिए, साथ बहुत लोगों ने दिया है, एक दो लोग नहीं हैं। मैं तो सबसे पहले मैं मानूं कि मेरी माताजी एक हाउसवाइफ थी, एक नॉमिनल गांव से क्लास 12th पास आउट, और जो सिंपल अपने घर की जिम्मेवारियों के लिए जो सबसे बड़ी हाउस मैनेजमेंट जिसको हम लोग अपने मानते हैं, तो एक सिंपल लेडी थी। और मेरे पिताजी एक सिंपल फैमिली बैकग्राउंड जिससे किसानी ही एक पेशा था, और क्योंकि वो यहाँ PHU से पढ़े लिखे थे, एक ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में जब वो अपने गांव आना जाया करते थे तो क्योंकि वहाँ पे इनके परिवार द्वारा सन 1985 से ही ये विधायक थे, इनके बड़े भाई अफजाल अंसारी, तो जो आतंक जो भी ये लोग अपने वर्चस्व को बनाने के लिए ये लोग जो लोगों के साथ बर्ताव करते थे, उस समय के जो अच्छे जमींदार हुआ करते थे उनकी हत्या करा देना, उनके ज़मीनों को लूटना, उनके नजूल की सरकारी ठेके, यही तो जरिया था जहां से पैसे आते थे। हम और आप जब भी कोई पैसे कमाने के लिए जब एक समाज में निकलते हैं
तो हम और आप एक साल में खूब मेहनत करेंगे, कोई भी धंधा है, कोई भी ठेकेदारी, कोई भी व्यवस्था अपनाएंगे तो एक निरंतर रूप से कमाई करते चलेंगे, जिसका हम अपने सरकार को ब्यौरा देंगे। लेकिन सोचिए, जो 1985 से कमाना शुरू कर रहा है वो इतना कैसे कमा लिया, और सरकार को इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई कि वो आज 10,000 करोड़ 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना के बैठा है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो है काला। आज सरकार जब बदली 2017 में, तो वो सब चीजें निकल के बाहर आई। कहीं निष्क्रांत प्रॉपर्टी को कब्जा करके उस पे स्कूल बनाना। जा रहे हैं और वहाँ की तस्वीरों में ज्यादातर टूट फूट दिखाई देती है। सबसे बड़ी बात है कि सरकारी जमीनों को कब्जा करके उसको अपने लिए यूज करना, उनसे वसूली करना, तो ये सब चीजें इनकी हमेशा से रही हैं। और इसी के खिलाफ मेरे पिताजी ने जब आवाज बुलंद की तो इनको ये समझ में आ गया कि अब ये चीजें जनता के सामने जब आएंगी तो जनता इनको नकारेगी। 1 रुपए के गुस्से में कहते हैं कि मर्डर, या फिर जो किसी ने चुनौती कैसे दे दी, वो वाला ईगो था। ईगो वही वाला था, ईगो वो वाला भी नहीं था। ईगो ये वाला था कि इनकी जो बनी बनाई व्यवस्था लूटपाट की चल रही थी वो उजागर होने शुरू हो गए थे। लोगों के बीच में ये पता चलना शुरू हो गया था कि कैसे ये लोग सरकारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। तो जब जनता जागती है किसी चीज को लेके। इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ कि घर आके भी तो पिताजी उस वक्त तो बहुत टीनेज में तो कुछ कुछ बातें याद रहती, बताते रहते होंगे उनका दिन। आप लोगों से कुछ शेयर करते थे? नहीं, देखिए, हम लोगों के संबंध जिस भी फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, हमारे पिता हम लोगों के लिए एक आदर्श हुआ करते थे। हम उनसे बैठ के, जैसे आज के बच्चे हैं, मित्रवत नहीं हो सकते थे। बाप ही रहता था, और वो आते थे तो हम लोग खड़े रह के उनकी बात, उन्होंने कुछ कही तो सुना, अपने से कभी नहीं पूछा, क्योंकि ये संस्कार ऐसे थे कि आपको इस सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, और आपको अपनी पढ़ाई पढ़नी है। आपको इस सामाजिक दुनिया में, उनके लिए कोई ऐसा नहीं था कि आपको नौकरी करनी है या सामाजिक दुनिया में आनी है। उनके लिए ये था कि आप अभी स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई पढ़ो, बी अ मैन, बी अ ग्रेजुएट, बी अ पोस्ट ग्रेजुएट, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, और जो डेस्टिनी ने डिसाइड किया है वो तो अल्टीमेट आना ही है। तो आज डेस्टिनी ने मुझे ला के उसी क्षेत्र में खड़ा कर दिया, उन्हीं लोगों के बीच में भेजा। मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, अच्छी सैलरी थी। 2014 में मैंने वहाँ से रिजिग्नेशन दिया। एक अच्छी कमाई पे जब मैं लौट के आया तो मेरी माताजी मुझसे बहुत चिंतित हुई कि एक बार तो तुम कोर्ट, मान लो दिल्ली में रहना, वहाँ का देखते थे, क्योंकि मेरे सारे मुकदमे पिताजी के दिल्ली सीबीआई कोर्ट में ही चलते थे, तो वो सब आप देखते थे। लेकिन अब आप यहाँ का भी देखोगे। फिर उनको एक डर लगा अपने बेटे को लेके कि ये लोग हम लोग को मतलब इस तरीके से परेशान करते हैं, इस सब के लिए तुमको दूर किया गया। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि जो डेस्टिनी है वो तो अल्टीमेटली आनी ही आनी है। आप अपनी तैयारी और अपने संघर्षों का और अपने जीवन के जो उसूल हैं, जो संस्कार हैं, उसको जब आप बटोर के रखते हैं, उसको आप संजो के रखते हैं, तो आप किसी भी परिस्थितियों से निकल के एक अच्छे इंसान के रूप में समाज के बीच में आप उपस्थित होते हैं। पीयूष इतने फ्लुएंटली इसलिए बता पा रहे हैं कि वक्त के मरहम के साथ बहुत कुछ सीख लिए। जब 16 साल के रहे होंगे और वो गुस्सा पिया होगा और माँ का हाथ थामा होगा और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए, तब तो कोई प्लानिंग भी नहीं होती है, खुद को संभालना होता है। उसके बाद खड़े होने के बाद देखा जाता है क्या किया जाता है। चिट्ठी भी लिखी प्रियंका गांधी को, अगर गलत नहीं है, इंटरनेट पे ऐसी जानकारी है। उस वक्त का क्या वाकया था? एक्चुअल में ये चिट्ठी तो अभी 2021 रोपड़ वाले मामले में लिखी गई थी। और आपने एक बात सही कहा, उस समय लोग बहुत थे, लोगों के अपने अपने नज़रिए होते थे समझाने के, लेकिन समय की जो सीख होती है उससे बड़ा कोई टीचर नहीं होता है। 16-17 साल की उम्र में मैं 40 साल के लोगों से भी ज़्यादा समझदार हो चुका था, क्योंकि मैंने उन लोगों को भी देखा था रंग बदलते, और उस समय के लोग आज भी मैं देखता हूँ। तो समय ने बहुत, पीयूष ने सरकार बदलते भी देखी? सरकार बदलते भी देखी है, 3-3 सरकारें बदलते देखी हैं। तो मैंने सबके इंटेंशंस देखे हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मैं गोरखनाथ बाबा का एक भक्त हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं मंदिर बहुत कम आता जाता हूँ। अच्छा, ये भक्त 17 से पहले से ही है ना? ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2006 में माता जी को लेके वहाँ गए थे, हम लोग बाबा मठ पे गए थे, उसमें बाबा अवैधनाथ जी थे। उसके बाद मैं 2 बार उनसे मिला था स्वास्थ्य के चलते। फिर जब वो गुजर गए, पूजनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी से एक बार मेरी वार्ता वहाँ मुलाकात थी, क्योंकि उस समय एक जनमानस के वो सांसद थे और मैं एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करता था। क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम होते थे पार्टी के, वो लोग करते थे। एक होता है एक अपने गुरु से मिलना, एक वो संबंध थे।
ज्यादा गहराई तब आई जब पूज्य महाराज जी के शासन सत्ता में, जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री बने, जब ज्यादा मुलाकातें होने लगी, माता जी भी विधायक ये थी। वाला कंप्लीट नहीं किया। चिट्ठी वाला बस इसी प्रक्रिया से शुरू होती है कि 2019 में इनके कई मुकदमे यहाँ पे लंबित थे, और ये हो रहा था कि जिन मामलों में ये मामले लंबित थे उन लोगों को वो सपोर्ट चाहिए था कि सरकार इनको बुलाए यहाँ पे, मदद करे हम लोगों की, क्योंकि जजमेंट्स में और डिसीजंस में देर हो रही थी। यूपी में 26 बार नोटिस दिया गया, कोशिश की गई, 26 बार पंजाब से ये पूरा मामला जाता रहा कि हमें यूपी भेज के दीजिए, मुख्तार को भेज के दीजिए, लेकिन फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट वाला। तो उससे रिलेटेड था आपका भी मामला? जी जी, वैसी से रिलेटेड था, क्योंकि उस समय प्रियंका गांधी जी ने एक नारी सम्मान पे एक अपने कार्यक्रम को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला मामला भी था। चलाया था। तो माता जी ने एक संवेदना पूर्वक एक पत्र लिखा उनको कि देखिए, आपकी वहाँ सरकार है, आप महिलाओं के लिए अगर इस तरीके से सशक्त करना चाह रही हैं तो एक अपराधी को आप भेजिए। मैं यहाँ पे 5-5 विधवाओं की बात कर रही हूँ जिनके मामले लंबित हो रहे हैं और केवल उनकी उपस्थिति न होने के कारण वो केवल डेट्स पढ़ रहे हैं, तो कृपया उनको भेजिए। अब जो उनको दबाव लगा हो, जो उनको समझ में आया हो, तब तक रिप्लाई कभी नहीं मिला, क्योंकि मानसिकता, इंटेंशंस अच्छे नहीं थे, तभी रिप्लाई कभी नहीं आया। तभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फाइनली न्यायालय ने वो फैसला किया कि इनको उनके जो भी जस्टिस है उसको सर्व करने के लिए वहां जाए अपने लेकिन एक और, जैसे 5 विधवाओं का जिक्र किया तो अवधेश राय का भी नाम आता है, और उनसे जुड़ा एक और नाम है जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस की ओर से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने उन्हें भी कॉल किया, उन्होंने कहा कि बनारस में नहीं है। आपको क्या लगता है, उनको आगे आगे प्रतिक्रिया देनी चाहिए इस मामले पे? देखिए, ये अपनी निजी राय हो सकती है। आज वो प्रत्याशी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। मेरी माता जी यहाँ रोहनिया और सेवापुरी में प्रचार करने भी जाएंगी प्रधानमंत्री जी के लिए। ये एक राजनीतिक दल है। यही मैं बात हर राजनीतिक दल के व्यक्तियों से एक मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि राजनीति अपने अपने जगह पे सबको करनी है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। कोई समाजवाद है, कोई राष्ट्रवाद है। जैसे मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता हूँ वो राष्ट्रवाद के लिए चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक मिनिमम डिकोरम ये बनाना होगा कि जो इस समाज के अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ हमें अपने नियम कानून स्पष्ट करने होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी ही बात मानिए, या मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी का एजेंडा सेट करके मानिए। आप, क्योंकि अजय राय जी मुझसे बड़े हैं, काफी बड़े हैं, और मेरा मानना है कि उनको जरूर आना चाहिए। ये सिनारियो फ्लिप करते हैं, अगर पीयूष होते अजय राय जी की जगह तो अपनी व्यक्तिगत बात रखते पार्टी के ऊपर आके? बिल्कुल। पीयूष ने हमेशा, पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक समय पे मुख्तार के सहयोगी रहे हैं, और पीयूष ने हमेशा पार्टी के सामने हमेशा अपनी व्यक्तिगत पार्टी के हित में हमेशा अपनी व्यक्तिगत राय जरूर रखी है, क्योंकि ये पार्टी मेरे लिए मेरा सब कुछ है। आज इस पार्टी के देन से ही इस पार्टी के सहयोग से ही मैं दिल्ली में सीबीआई कोर्ट में मुकदमे लड़ पाया, चाहे जिसमें मेरे वकील स्वर्गीय अरुण जेटली जी रहे, रविशंकर प्रसाद जी रहे मेरे पिताजी के केस में। तो ये पार्टी का देन है, और इस पार्टी ने ही अपने सहारे से अपने छाए में एक छोटे से, इस पार्टी के लिए हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, मैं, मेरी माता जी बहुत छोटे लोग हैं, इस परिवार की तरह संजो के रखा। चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मनोज सिन्हा जी जो आज समय एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, इन लोगों ने एक बच्चे की तरह हमें पाला और हर जगह अपना मार्गदर्शन दिखाई दे रही है कि आज का दिन आप इस कॉन्फिडेंस। लेकिन अब देखिए, आकाश आनंद का ट्वीट आया, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया, लेकिन उस ट्वीट का जो छोर है वो उस तरफ था कि ये गलत हुआ, इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, ये साजिश का जो मसला है वो लेके आए हैं। देखिए, मैं एक विश्वास तो उनको दे सकता हूँ, मेरी पूर्णिया महाराज जी से तो कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन एक चीज दे सकता हूँ कि पूर्णिया महाराज जी के इरादे इसमें नेक हैं कि जिसको भी अपनी जिस चीज पे साजिश लगे वो अपनी जांच करा ले। हर जांच के लिए वो सरकार जांच की मांग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो अपनी, भाई ये डेमोक्रेसी है, न्यायिक जांच चाहिए, जो चाहिए वो करवाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिसमें फैसला भगवान ने दिया हो उसका जांच तो भगवान ही कर सकता है। वही तो वो कह रहे हैं कि फैसला भगवान का नहीं है, उनकी सोच है, ओह ठीक है, ये तो जांच का विषय है, स्लो पॉइजन है कि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो हमें आपको समझना पड़ेगा ना कि ये लोग बोलने वाले कौन हैं। आखिर इनको मुख्तार के किस कर्म से हमदर्दी है? क्या वो ऐसा कौन से कर्म कर रखे हैं कि जिनके लिए इतनी हमदर्दी उनके लिए? आज लोकसभा का चुनाव है, चुनाव सर पे है, एक
बेसिक कम्युनिटी से वो आते हैं जिनका वोट बैंक उनको चाहिए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करनी है, हमें सबको संतुष्टिकरण की राजनीति पे चलना है। और यही एक वजह भी है कि मेरे पार्टी में और अन्य दलों में यही अंतर है कि जो राष्ट्रवाद है उसके लिए संतुष्टिकरण महत्वपूर्ण है, उसके लिए अपराधी का कोई जात धर्म नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। और क्या वो विरोधाभास है पीयूष? सुभासपा से विधायक जेल में है, सुभासपा भी साथ है कमल के मेरा ये मानना है कि सुबसपा आज साथ में है, और जब वो विधायक बने थे तब सुबसपा भाजपा के साथ में नहीं थी। और हाँ ठीक है, एक राजनीति की अपनी मर्यादाएं हैं, उस मर्यादाओं में मेरा कहीं रोल नहीं है। और ये पार्टी का गठबंधन है, इसमें चुनावी समीकरण है, चुनावी समीकरण ये गणित है, इमोशन नहीं है। हाँ ये गणित है, ये मोशन नहीं है, बात सही है। और क्योंकि इसमें हमसे और आपसे ज्यादा निपुण लोग हैं इस राजनीति के फील्ड में, तो मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। मैं इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ना इस पार्टी को बनाने में मेरा बस एक बहुत तुच्छ योगदान है, मेरे पिताजी का बलिदान एक तुच्छ योगदान है। आज ये पार्टी 2 से 400 की बनी है, तो उसमें हम जैसे कार्यकर्ताओं का बहुत माइन्यूट 1% से भी कम का योगदान है, ये मेरा मानना है। क्योंकि इसी योगदान से आज ये पार्टी इतनी बड़ी बनी है। इस पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, जो हमारी विचारधारा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे और सामाजिक लोग बैठे हुए हैं जो इसका निर्णय करते हैं, जिन्होंने इस पार्टी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो वो लोग बैठे हुए हैं, वो जो इस पार्टी के हित का निर्णय लेंगे वो मुझे हमेशा स्वीकार रहेगा। अभी अलका राय जी सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं, वो साथ नहीं आ सकती, स्वास्थ्य का हवाला दिया। हमने बहुत कोशिश की कि भाई भोजपुरी में भी कहा कि ले आवल जाए, बैठावल जाए, बतियावल जाए, लेकिन नहीं, दिन बड़ा है, लेकिन शायद भगवान जी से ज्यादा बातचीत करना पसंद कर रही हैं। एक उम्र के उस पड़ाव में वो है जहां उन्होंने 45 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में अपने पति को खोया, और एक महिला के लिए उनके 2 बच्चे, जो एक ने ग्रेजुएशन पार कर लिया और एक 12th में है, और जीवन के उस पड़ाव पे जहां ऐसा लगता था कि कोई नहीं है साथ में, तो जब उस समय भगवान का दामन थामा। और मेरी माता जी आज से नहीं, मैं बता दूं कि आप यहाँ आई हैं, अगल बगल के आप 2-4 किलोमीटर में आप पूछ सकती हैं, यहाँ पे कामाख्या धाम का, बटुक भैरव बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। आज भी इस 62-64 साल की उम्र में वो 2:30 बजे वहाँ दर्शन करने जाती हैं, और बाबा काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा देवी का दर्शन वो नित्य करती रहती हैं। तो जिस व्यक्ति को, जिस दामन ने उनके आंचल को बचाया, तो हमारे आपके आंचल उनको खींच के यहाँ नहीं ला सकते हैं। वो उनका मानना है कि अब मैं इस सब से मुक्त हूँ, अब मुझे बस भगवान के शरण में अपने सनातन धर्म के जितने भी मान मर्यादाएं हैं उनको पालन करते हुए अपने जीवन को यापन करना है। पीयूष ने आज का दिन, माता जी ने इनके कहा कि आज हमारे लिए होली है, सारे त्योहार आज ही हैं, क्योंकि आज ही इंसाफ मिला है बाबा का। और बस एकदम जाते जाते, क्योंकि बहुत खुल के बात कर रहे हैं और राजनीति से जुड़ी बात कर रहे हैं, मुख्तार को माफिया मुख्तार बनाने में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा आपकी नजर में साथी रही है? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सब पार्टियां। ज्यादा क्रेडिट किसे देंगे, सपा बसपा? क्रेडिट मानसिकताओं का है, क्रेडिट किसी एक दल का नहीं है, क्रेडिट मानसिकताओं का है। और इन मानसिकताओं में चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, क्योंकि एक समय था यहाँ पे मुरली मनोहर जोशी जी चुनाव लड़ रहे थे और अजय राय चुनाव लड़ रहे थे, और मुख्तार अंसारी चुनाव लड़े और अजय राय को सपोर्ट किया गया। मुख्तार अंसारी ने अपना चुनाव विड्रॉल वापस लिया और अजय राय को सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री जी लड़ रहे थे, मोदी जी लड़ रहे थे, सॉरी मैं मुनि जी उनके अगेंस्ट थे। और हाँ, तो अब उन्होंने अजय राय को सपोर्ट किया, मुख्तार ने अपना विड्रॉल ले लिया, तो कहीं ना कहीं वो भी संलिप्त है। और देखिए, यही इंटेंशंस आपको जीवन में आपके परिणाम तय करते हैं। उनके इंटेंशंस, चाहे अजय राय उस समय प्रत्याशी थे, उनके इंटेंशंस हो, चाहे आज वो बयान नहीं दे रहे हैं वही इंटेंशंस हो, चाहे और दलों के इंटेंशंस हैं, ये हमें आपको साफ दिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग गांव के एक भोली भाली जनता नहीं है जिसको ये केवल संवेदनाएं दिया जाए कि उनकी जान को खतरा है, जो हर चुनाव में इनको दिया जाता था। और उन संवेदनाओं के नाते जीत जाना, उसके बाद जनता के बीच से गायब हो जाना, फिर 5 साल बाद आना और फिर वही बात कहना कि आपके दुआओं की जरूरत है। तो ये सब चीजें जनता को भ्रमित करने वाली नहीं है, जनता भी आज समझ चुकी है। जनता में मैं कल रात खुद मोहम्मदाबाद में था जब ये खबर आई, और मैं आपको बता दूं कि मतलब जितने पटाखे फूटे होंगे। क्या बात कर रहे हैं? अरे
पूछिए मत। मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर फाटक के पास लोग कह रहे हैं मातम है, जुम्मा है। ठीक है, फाटक के पास मातम होगा, और मैं तो कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो फाटक से थोड़ी दूरी पे हैं और है। गुजरते वक्त नहीं, मैं ये मैं काम नहीं करता। मैं किसी के दुख पे उसको चिढ़ाने का काम आज नहीं, हमेशा जब कभी भी गुजरते हो उस रास्ते से फाटक मैं उनके घर के बगल से चुनाव प्रचार में गुजरता हूँ, मैं वोट मांगता हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मुझे वोट करते हैं, उनसे मैं तो वो लोग काफी खुश थे। उनके घर के बगल के लोग हैं, वो काफी खुश थे कि आज हम लोगों को इंसाफ मिला, और वो भी रमजान के महीने में मिला। तो कहीं ना कहीं ये बताता है ना कि भगवान चाहे अल्लाह हो, उसको जो भी नाम हम दे, उसके यहाँ अपराधियों के लिए कोई जात धर्म नहीं है। अपराधी चाहे वो मुख्तार हो, चाहे अतीक हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो धनंजय हो, चाहे जो हो, सब अपराधी एक हैं, उसकी कोई जात धर्म नहीं। पीयूष राय की ये राय है, भोली भाली जनता है, लेकिन जो भोली भाली जनता जिसका कोई नहीं उसका भोलेनाथ होता है, बनारस में ये कहा जाता है। एबीपी न्यूज के लिए मैं स्नेहलता, कैमरे के पीछे प्रमोद।